जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट सेकेंड है। तो चलिए हाँ, आगे का समझते हैं। तो देखिए, इसके पहले प्लाट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब बताया था। तो आज जो यहाँ से हमें पढ़ना है वो है हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। तो देखिए, राजनीतिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन का मतलब शासन प्रणाली थी या नहीं थी, एक। और दूसरा, अगर थी तो कैसी थी। ये दोनों क्वेश्चन का हम इसमें जानने का प्रयास करें। तो देखिए, ये बोलता है, आपको मैंने बताया कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैली है, तो ठीक है ना। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हड़प्पा सभ्यता, ये कहता है कि ये लगभग 700 वर्षों तक निरंतर कायम रही। और मैंने आपको इसका जो परिपक्व काल है वो मैंने आपको बताया भी था कि ये लगभग आपको 2500 से 1800 बीसी तक के बीच में है। तो मतलब ये बताइए कि जब भी कोई सभ्यता जब 700 इतने लंबे वर्षों तक इस कायम रहेगी, का गारंटी है कि कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था थी जो इसका संचालन कर रही थी। क्योंकि अगर संचालन कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो अराजकता आ जाएगी। अराजकता मतलब कि सब लोग अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था फैलने से फिर उसका पतन हो जाता है। लेकिन इसका पतन नहीं हुआ, इतने लंबे बाद में हुआ, वो किन्हीं और कारणों से हुआ, उसको हम देखेंगे। लेकिन जब 700 वर्षों तक कायम रही, का मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ राजनीतिक सत्ता, कोई शासन प्रणाली स्थापित जरूर रही है। तो ये यही कहता है कि इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई शासन प्रणाली अवश्य रही होगी। किंतु किंतु हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था, इस पर विद्वानों के बीच विवाद है। क्या अब कैसी भाई, आपने इससे तो हमें क्लियर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हाँ, 700 वर्षों तक हड़प्पा सभ्यता कायम थी, इसका मतलब है कि यहाँ कोई शासन व्यवस्था रही होगी। अब शासन व्यवस्था क्या क्या स्वरूप था, इसको लेकर के विद्वानों के मत में मतभेद है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ विद्वान देखिए, पहले जो विद्वान आते तो उसमें ये होते कि जो कुछ विद्वान थे, वो पहले विद्वान कहते हैं, ये अंग्रेजी विद्वान थे, मतलब ब्रिटिश आपके विद्वान रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके अनुसार हड़प्पा के अलग अलग नगरों में अलग अलग राजनीतिक संगठन रहा होगा। मतलब कि कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसे आपके मोहनजोदड़ो, आपका लोथल हो गया, सिंध प्रांत का आपका कोटडीजी, चहुदड़ो, जितने भी आपके प्रांत है, मोहनजोदड़ो, जितने भी आपके 6-7 विकसित अवस्था वाले प्रांत है, तो इनका ये कहना है कि भाई हर प्रांत में ना अपनी एक अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था या फिर शासन प्रणाली रही होगी। ये कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन लेकिन दूसरे जो विद्वान है, जो दूसरे पक्ष के विद्वान है, वो कहते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर, भले नगर अलग अलग है, लेकिन उन नगरों की जो बसावटें हैं, भवनें हैं, सड़कें हैं, मोहरे हैं, मृदभांड है, लिपियां हैं, सब तो एक ही जैसे है ना। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे भारत है, भारत पूरा एक है, तो भारत को जो रुपए है, भारत की जो व्यवस्था, वो सब एक जैसे एक ही पूरे देश में चलती है। तो ये बोलता है कि अगर हाँ, अगर की हड़प्पा सभ्यता के अगर अलग अलग स्थलों में अलग अलग अगर शासन व्यवस्था होती, राजनीतिक सत्ता होती, तो फिर भाई इनकी बसावटें, भवनें, ये सब चीजें अलग अलग होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है। यहाँ की नगर की, चाहे जैसे नगर के मैंने आपको बताया था प्राय 2 मिनट, जो नगरों की बनावटें हैं, वो भवने की बनावटें, सड़कें, मोहरे, मृदभांडों, सब में जब एक रूपता दिखाई देती है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों में अलग अलग शासक नहीं था, बल्कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में कोई एक ही केंद्रीय शासक रहा होगा। मतलब कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक कोई सेंट्रल पावर थी, कोई एक मतलब केंद्रीय सत्ता थी, जो कि पूरे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है उन सब का संचालन करती थी। तो चलिए, हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में एक केंद्रीय शासन था। ठीक है, इन इस पूरे स्लाइड से अब हम देख लेते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीय शासन था, तो भाई वो केंद्रीय शासन कैसा था। तो देखिए, इसको लेकर भी इतिहासों के बीच में मतभेद है। ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक प्रणाली के संबंध में भी इतिहासों में उन्होंने निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया गया। अब देखिए, यहाँ पे ना कई विद्वान आएंगे, अपने अपने पक्ष रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं, इसमें क्या बोलता है कि जो मार्टिमर, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट, एल बासम और जो क्रीमर है, चार ये हैं, ये ब्रिटिश विद्वान है, ठीक है। इनके अनुसार ये कहते हैं, अब ये देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये आपके मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सब सभ्यता के समकालीन है। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता ये इराक ईरान में थी, मिस्र की सभ्यता मिस्र की में थी, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जब इन
जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। तो हो ना हो, और आपको मालूम भी है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार भी होता था मेसोपोटामिया मिस्र जैसे सभ्यता से। तो ये आपके मार्टिमर, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट और एल बासम और क्रेमर कहते हैं कि हो ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में भी मेसोपोटामिया और मिस्र के समान पुरोहितों का शासन था। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया और मिस्र में पुरोहित वर्ग शासन करते थे, वहां पुरोहित ही शासन चलाते थे। अब इस पक्ष में जो स्टुअर्ट पिगट है वो कहते हैं कि स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पाई राज्य एक केंद्र के साम्राज्य था जो निरंकुश पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित था। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इसकी दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। मतलब कि यहाँ इन्होंने ये तक बोला कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भी एक पुरोहित वर्ग था जिसकी जो कि शासन व्यवस्था वहां का संभालता था, और साथ ही और यहाँ का जो केंद्रीय शासन था वो एक राजधानी नहीं थी पूरी हड़प्पा सभ्यता में, बल्कि दो राजधानी थी, और उन्हें जुड़वा राजधानी कहा है। कौन? स्टुअर्ट पिगट ने। किसे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। तो आप समझ गए होंगे कि पहला तो क्या था कि ब्रिटिश विद्वान जैसे मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, एल बासम और क्रेमर ने उन्होंने कहा कि भाई हड़प्पा में पुरोहितों का शासन था। उसके बाद स्टुअर्ट पिगट ने अपना तर्क रखा कि ठीक है भाई, पुरोहितों का शासन था, लेकिन वो जो पुरोहितों का शासन पूरे हड़प्पा सभ्यता में था उसकी कोई एक राजधानी नहीं थी बल्कि दो राजधानी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उन्हें जुड़वा राजधानी उन्होंने कहा। ये पक्ष किसका था? स्टुअर्ट पिगट का। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एल बासम साहब का। तो देखिए एल बासम ने ना थोड़ा इसमें लॉजिक दिया। कैसे लॉजिक दिया? तो एल बासम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक हमें प्रस्तर की मूर्ति मिली है। ये आपको प्रस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं कि ये एक पुरोहित की मूर्ति। कैसे पता चला? तो आप देखिए कि इसकी जो ये ध्यान मुद्रा में बैठा, इसकी आधी आंखें बंद है। देखिए आधी आंखें बंद है। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पुरोहित है, ये ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद इसका ये आधा शरीर खुला हुआ है पुरोहित के समान। आधे शरीर में तो ये वस्त्र है, आधा शरीर खुला हुआ है। तो इसका मतलब लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक पुरोहित जैसा कोई व्यक्ति, योगी पुरुष है। तो एल बासम बोलते हैं कि वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति, और मोहनजोदड़ो में ही ना एक बड़ा सा सभागार, असेंबली हाउस मिला है। ठीक है। और आपको मोहनजोदड़ो में और बलूचिस्तान से टीलों की ओर संकेत करते हैं। मतलब कि आपको ये एल बासम साहब है वो कहते हैं कि आपको मोहनजोदड़ो में आपको एक योगी की मूर्ति मिल गई, मोहनजोदड़ो में आपको एक सभागार, असेंबली हाउस मिल गया, और साथ में पूरे हड़प्पा सभ्यता में टीले मिलते थे। तो इससे ये कहते हैं कि जो आपकी प्रस्तर की मूर्ति है वो पुरोहित की मूर्ति हो गई, जो सभागार है, जो एक आपको असेंबली हाउस मिला, वो पुरोहित का आवास था, और जो टीले मिले हैं वो मंदिर बताने का प्रयास करते। तो इन्होंने थोड़ा लॉजिक दिया क्यों ऐसा था, पुरोहितों का शासन हड़प्पा सभ्यता में रहा होगा। लेकिन जो एल बासम की आपकी थ्योरी है, जो एल बासम का अनुमान है, ये पूरी तरह गलत साबित हो गया। कब? जब आधुनिक अनुसंधान से स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य तो है ही नहीं। इसलिए फिर इस जो मत था एल बासम का, ये पूरी तरह काट दिया गया। ठीक है। तो आपको मैंने स्टुअर्ट पिगट का भी मत बताया, और ये याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बनता है स्टुअर्ट पिगट से कि स्टुअर्ट पिगट ने किसे जुड़वा राजधानी कहा है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और मैंने एल वासम का भी आपको मत बता दिया, उन्होंने पुरोहितों के शासन के संदर्भ में लेकर थोड़ा लॉजिक प्रस्तुत किया। ठीक है। अब चलिए आगे आगे जो विद्वान आते हैं उसमें हंटर महोदय आते हैं। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में जनतांत्रिक पद्धति को बताया। उसके बाद है अर्नेस्ट मैके, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधियों का शासन था। उसके बाद है पुसैल आते हैं, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक नगर परिषद या नगर पालिका जैसा शासन रहा होगा। फिर बताते हैं कि नालियों की नाली है, सड़कें हैं, तो इसका समय समय में प्रबंधन करने के लिए एक संस्था रही होगी जैसे आज करती है। तो ये ऐसे नगर पालिका का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है। इसके बाद एक आते हैं आपके भारतीय विद्वान जिनका नाम है आर एस शर्मा। इनको आप जानते होंगे, ओल्ड एनसीईआरटी इन्होंने लिखी। तो आर एस शर्मा कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता में ये पुरोहित वर्ग का शासन नहीं था। वो लॉजिक देते कि हड़प्पा सभ्यता में क्यों पुरोहित वर्ग का शासन नहीं था। तो वो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आधार व्यापार एवं वाणिज्य था। व्यापार एवं वाणिज्य, और व्यापार एवं वाणिज्य को कंट्रोल करने के लिए कोई वणिक व्यक्ति, मतलब कोई
मतलब कि व्यवसायिक व्यक्ति रहा होगा जो कि व्यापार एवं वाणिज्य को कंट्रोल करता था। और जो नगरों की बनावटें हैं, जैसे आपको सड़कें बताएं कि सड़कें सीधी है, विषाक्त की शतरंज की विषाक्त की तरफ, उसके ज्यादा दरवाजे और खिड़की गली को, तो इससे समझ में आता है कि जो नगर का नियोजन है ना, वो व्यापार के पक्ष में है। तो इसका मतलब है कि जो व्यापारिक आपका जो आज जो सभ्यता है, ये आपकी वाणिज्यिक व्यवस्था पर आधारित है। तो इसका जो आपका व्यापार एवं वाणिज्य है, वो किसी वणिक वर्ग के हाथ में था। और उसी वणिक वर्ग ने ही उस पूरे शहर का जो प्लान किया है, वो व्यवसायी मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दिखाता है। इसका मतलब कि वो जो वणिक वर्ग है या जो वणिक व्यक्ति है, वो व्यापार एवं वाणिज्य को भी कंट्रोल करता था और साथ में वो नगर का प्रशासन भी देखता था। इस आधार पर ये क्लियर होता है कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता का, आपका हड़प्पा सभ्यता की जो आपकी शासन प्रणाली थी, राजनीतिक सत्ता थी, वो किसी वणिक वर्ग के हाथ में रही होगी। तो ये बताते हैं कि डॉक्टर आर एस शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में वणिक वर्ग का शासन रहा होगा। अब इसके लिए कोई दलील भी कहते हैं कि वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी, जहां नगरीकरण का प्रमुख आधार उन्नत वाणिज्य एवं व्यापार था। अतः वाणिज्य व्यापार की उन्नति में वणिक वर्ग की शासन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये उन्होंने तर्क दिया, ठीक है, जो मैं आपको बता दिया। अब इन निष्कर्ष क्या आता है, निष्कर्ष में बोलते हैं कि उपयुक्त सभी मत के अनुसार, जैसे कि आपका हंटर महोदय देख ले, एल वासम का देख लिए, स्टुअर्ट तिब्बत का देख लिए, सब का, अर्नेस्ट मैके का देख लिए, तो ये बताते हैं कि जितने भी मत दिए हैं उनमें से आर एस शर्मा का जो मत है, ये सर्वाधिक तार्किक प्रतीत होता है। तथापि इस संबंध में किसी निश्चित, अब आप क्या, फिर भी भाई अनुमान तो है ही आर एस शर्मा का भी, तो कहता है कि अभी किसी निश्चित निष्कर्ष में पहुंचने से पहले अभी भी अनुसंधान और खोजों की आवश्यकता होगी। तो ये था आपका शासन प्रणाली से संबंध में थ्योरी, ठीक है। तो मैंने आपको ये राजनीतिक जीवन आपको जो है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन ये पूरा आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए सामाजिक जीवन, देखिए सामाजिक जीवन की बात करें, तो देखिए सामाजिक जीवन के लिए कुछ स्पष्ट विशेषताएं बताई गई है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन की कुछ विशेषताएं बताती, जो कि आपके पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित थी। अब इसमें अगर पहली की बात करें, तो पहली विशेषता ये बोलता है कि जो हड़प्पा कालीन समाज है, वो समता मूलक समाज है। मतलब कि समता मूलक है, सब बराबर है, जैसे अब आज नहीं बटा हुआ है, ये इस तरह बटा हुआ नहीं था। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा समाज है ना, उसमें छुआछूत और जाति प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे आज जाति के आधार पर बटा हुआ छुआछूत भी है, तो लेकिन उस समय छुआछूत ना थी, ना छुआछूत मिला, और ना ही आपको जाति प्रथा का कोई साक्ष्य मिला। आप बोलो तो चलो, तो भैया जैसे जाति जाति प्रथा या छुआछूत होती, तो जो नगरों का विभाजन, जैसे आपको मालूम है, नगरों का जो विभाजन है वो दो ही आधार पर है। एक आपका था पश्चिमी टीला जो कि दूर था, और पूर्वी टीला जो कि निचला नगर था। ये व्यवसायिक आधार पर विभाजन है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ये आपका यहाँ पे शासक वर्ग रहता था और यहाँ पे श्रमिक, कारीगरी, सामान्य लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में ना कहीं ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए अलग, छुआछूतों की अलग बस्तियों, उनका एक अलग समूह, ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। तो उस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा कालीन समाज है, वो समता मूलक समाज है। क्यों? क्योंकि इस समाज में हमें छुआछूत और जाति प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। दूसरा विशेषता बताती है कि जो पूरा हड़प्पाई समाज था, जो पूरा हड़प्पा का संपूर्ण समाज था, वो चार वर्णों में विभक्त था। अब देखिए इसके जो चार वर्ण हैं वो ये हैं: विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक में विभाजित। मतलब हड़प्पाई समाज चार वर्णों में विभाजित था, जो कि विद्वान था, वर्ण था, व्यापारी वर्ण था और श्रमिक वर्ण था। हालांकि बाद में इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की अगली वैदिक सभ्यता है। और इसी इसी जो चार वर्ण है, ये आगे विकसित होकर के ये आपका विद्वान वर्ग आगे ब्राह्मण में बदल जाएगा, ये योद्धा वर्ग आपका आगे क्षत्रिय में बदल जाएगा, और ये आपका व्यापारिक वर्ग आगे वैश्य वर्ग में बदल जाएगा, और ये आपका श्रमिक वर्ग आगे शूद्र वर्ग में बदल जाएगा। तो ये आधार माना, लेकिन ये जो आधार है ये विभाजन पर आधारित था। लेकिन यहाँ पे जो चार वर्ण है, ये आपके पेशेवर आधारित थे। यहाँ पे जो विद्वान है,
और योद्धा है व्यापारिक और श्रमिक है। तो ये थी दूसरी व्यवस्था। अब अगर हम आगे सामाजिक जीवन की तीसरी व्यवस्था देखें, तो इसमें बताता है कि जो हड़प्पाई समाज है ये एक बहुप्रजाति समाज था। मतलब बहुप्रजाति समाज मतलब कि यहाँ पे जो लोग थे, जो उनके शरीर की बनावटी थी, वो कई प्रजाति से संबंधित थी, जिसमें जिसमें प्रोटोस्टलाइट थी, भूमध्य सागरी थी, मंगोलाइट थी और अल्पाइन प्रजाति के लोगों का निवास था यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर हम बोले इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, तो जो भूमध्य सागरी प्रजाति के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या थी। अब अगर आप इन प्रजातियों को देखें, चाहे प्रोटोस्लाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड और अल्पाइनी, इन प्रजाति में आपको निग्रिडो प्रजाति नहीं मिलेगी। देखिए निग्रिडो प्रजाति जो अफ्रीका में रहने वाले जो काले लोग होते हैं वो निग्रिडो प्रजाति के होते हैं, लेकिन निग्रिडो प्रजाति के लोग हड़प्पाई समाज में नहीं थे, बाकी सारी प्रजाति के लोग। तो मतलब हड़प्पाई समाज था ये बहुप्रजाति समाज था, ये इसकी मुख्य विशेषता होगी। अब अगली अगली विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि जो हड़प्पाई समाज है इसमें वर्ग विभाजन था, और ये वर्ग विभाजन मैंने आपको पहले ही नगर डिवीजन में बताया। कैसे कि वर्ग विभाजन कैसे था, कि जैसे कोई नगर है तो नगर का जो पश्चिमी टीला था वो शासक वर्ग का दुर्ग था, ये शासक वर्ग रहते थे, और पूर्वी टीला निगम। तो यही बोलता है कि प्राय शासक वर्ग पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग में, और जबकि आम जनता पूर्व दिशा में स्थित निचले शहर में निवास करती थी। उसके बाद और दूसरा इसमें साक्ष्य देता है कि लोथल से एक 13 कमरे का मकान प्राप्त हुआ। अब बताइए, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ, अब देखिए लोथल से 13, अब आपको मालूम लोथल क्या है, एक बंदरगाह शहर है, मतलब वहां पे व्यापारिक एक्टिविटी ज्यादा होती। तो जो ये 13 कमरे का मकान मिलेगा, इसका मतलब ये कोई एक अमीर शासक करा होगा, अंबानी टाटा जैसे कोई व्यक्ति करा होगा। इसके अलावा होता तो लोथल से 13 कमरे का मकान प्राप्त हुआ, जो संभवतः किसी धनी व्यापारी का रहा होगा। और उसी प्रकार हड़प्पा में भी, अब जैसे ये दुर्ग में तो आपने बताया था 13 कमरे का, और जो निचला शहर है तो यहाँ बताता है कि जो श्रमिक आवास थे, श्रमिक आवास के जो साक्ष्य वो एक एक दो दो कमरे की मिली हुई है। तो यहाँ से समझ में आता है कि वर्ग विभाजन जरूर था। वर्ग विभाजन का मतलब होता है कि अमीरी और गरीबी के मध्य विभाजन, ये वर्ग क्लास डिवीजन होता है। चलिए आगे। आगे अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्त्री मृण मूर्ति मतलब कि मिट्टी की मूर्ति, मतलब कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत सारी महिलाओं की, स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, अत्यधिक संख्या पे आधार पे प्राप्त हुई हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा जो समाज था, अब स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जिस समाज में जिसका प्रभुत्व होगा, जिस मतलब कि प्रभुत्व होगा, जिस आप कह सकते हैं कि महिला पुरुष में जिस का प्रभुत्व होगा, महिला का होगा या पुरुष का, तो उनकी मूर्तियां ज्यादा बनाई जाएगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब महिलाओं का प्रभुत्व है इसलिए महिलाओं की मृण मूर्तियां ज्यादा बनाई गई। इससे समझ में आता है कि हड़प्पाई समाज आपका मात्र सत्तात्मक समाज था, और समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। कैसे पता चला कि भाई स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, तो वो पता चलता है कि इस हड़प्पाई समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसे साक्ष्य नहीं मिले। अब स्वाभाविक सी बात है, जब बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, महिलाओं को चार दीवारी में बांधा नहीं गया, उसके बाद उनकी बहुत संख्या में नर मूर्ति बताई जा रही है, तो मतलब उसके बाद भी मैं आगे बताऊंगा कि महिलाओं, एक महिला की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से एक पौधा निकला दर्शाएगा। तो इससे समझ में आता है कि जो आपका हड़प्पाई समाज है ये आपका मात्र सत्तात्मक समाज है। अगली अगर विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि जो आपका हड़प्पाई समाज है वो उपयोगितावादी समाज है, मतलब यहाँ दिखावा प्रदर्शन नहीं होता जाता, ये उपयोगिता जरूरत पर आधारित समाज है। मतलब कि यहाँ पे प्रदर्शन व दिखावे की वजह जरूरत व उपयोगिता को अधिक महत्व दिया गया है। कैसे, इसका साक्ष्य आपको कैसे मिलता है, तो ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी भवनों के दरवाजे खिड़की मिले उसमें कहीं भी चित्रकारी नहीं दिखाई गई। जैसे आपको वैदिक काल में आप देखोगे, ये जनजाति समाज में देखिए कि दीवारों में, दरवाजों में, खिड़कियों में खूब चित्रीकरण, चित्र बनाए जाते हैं, सौंदर्य बनाया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ दीवारों में ना प्लेन दीवारें हैं, कोई भी ना चित्र बनाया गया, ना कोई रंगाई व्यवस्था, कुछ भी नहीं की गई है, मतलब दीवारों में, ठीक है। यद्यपि कुछ स्थलों से सौंदर्य प्रसाधन के साधन मिले। अब देखिए सौंदर्य प्रसाधन का जो साधन होता है वो व्यक्ति खुद यूज करता है, ठीक है ना।
वो व्यक्ति जैसे कि महिलाओं का जैसे लाली लिपस्टिक ये सब हो गया, तो ये महिलाओं का हो गया, ठीक है ना, आभूषण वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन घर की सौंदर्य वाली चीजें जो घर को सुंदरता करती वो नहीं मिली है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ सौंदर्य प्रसाधन मिले जिसमें जिसमें चहुंदड़ों से आपको लिपस्टिक मिला है, जो बताइए, ये बताइए लिपस्टिक जो आज मिलती है, जो और बहुत सारे ब्रांडों की और मिलती है, वो बताइए हड़प्पा काल से चली आ रही है। मतलब लिपस्टिक का अगर आप जीवन काल देखें तो ये 5,000 6,000 वर्ष का हो गया, उतना पुराना है लिपस्टिक, ठीक है। तो चहुदड़ों से लिपस्टिक मिली है, इत्र मिला हुआ है, काजल प्राप्त हुआ है, और ये कहा जाता है कि ये जो मिला हुआ है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का नहीं है, ये तो मेसोपोटामिया सभ्यता में था, जो कि हो सकता है कि आयात के माध्यम से यहाँ पे आ गया हो। तो ये एक तरह से हड़प्पाई समाज में मेसोपोटामियाई प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट अगर विशेषता की बात करें, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट विशेषता की तो बात करें, तो ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि और मानक माप तौल के भी पैमाने के साक्ष्य मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि जो हड़प्पा समाज था ये सुशिक्षित समाज था। अब स्वाभाविक सी बात है, पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो लिपि होगी, लोग पढ़े लिखेंगे तो लिपि की जरूरत पड़ेगी, नाप तौल होगा। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पाई समाज आपका सुशिक्षित मतलब शिक्षित समाज था। अगली विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि जो आपका हड़प्पाई समाज है ना, ये शांति प्रिय समाज है। अब ये शांति प्रिय समाज आपने कैसे बोलते, तो मैं ऐसे बोला क्योंकि इस सभ्यता से आक्रामक अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति बहुत कम मिली। मतलब कि यहाँ पे ना आपको ना मतलब कि अस्त्र शस्त्र मतलब कि तलवार लोहे ये सब की प्राप्ति ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ा सुरक्षात्मक दृष्टि से, लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेंट अवस्था में नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हड़प्पा के जो दुर्ग हैं, उन्हें उन्हें एक सुरक्षा प्राचीर से ढका सुरक्षा प्राचीर से घेरा जाता था, जो ये बताता है कि इस सभ्यता के निवासी आक्रमण की वजह सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, ये दुर्ग है, ये निचला नगर है, आपने इसको एक रक्षा प्राचीर एक दीवार से घेर दिया, का मतलब है कि समझते हैं कि आक्रमण ना होने पाए, और जब आक्रमण नहीं होने पाएगा तो मतलब है कि ये अपनी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों पर आक्रमण नहीं करते हैं, ठीक। अगली विशेषता की बात करें तो ये बोलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि खेती भी होती थी यहाँ, चावल आपको धान चावल गेहूं और आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खेती मिलेगी। उसके बाद मांसाहारी थे क्योंकि जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। तो ये थी अगली विशेषता। इसके बाद की अगर विशेषता बात करें तो ये बताता है कि हड़प्पा के लोगों को मनोरंजन के साधन के रूप में, अब ये भाई मनोरंजन भी करेंगे, इंटरटेनमेंट भी करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, तो यूट्यूब तो था नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये शिकार करेंगे, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, ढोल बीड़ा बजाना, नृत्य संगीत का आनंद लेना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। और आपको एक तो यहाँ पे कांसे की नर्तकी दिख ही रही है, ये नृत्य संगीत ये मनोरंजन के साधन के रूप में, मतलब नृत्य कला को भी मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मिले और यही आपकी विशेषता थी। अब अगर देखिए इन मैंने आपको 10 विशेषताएं इसके बारे में बताया, कौन कौन सी विशेषता थी, अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करूंगा तो पहला है समता मूलक समाज था, 4 वर्णों में विभाजित था, बहु प्रजाति समाज था, वर्ग विभाजित समाज था, मात्र सातत्व समाज था, उपयोगितावादी समाज था, उसके बाद सुशिक्षित समाज था, शांति प्रिय समाज था, समाज शाकाहारी और मांसाहारी था, और समाज में मनोरंजन के साधन भी विद्यमान थे। अब अगर हम निष्कर्ष से देखें इस आधार पर, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुवर्णीय और बहुवर्गीय बहुप्रजाति दोनों होने के बावजूद हड़प्पा समाज में वर्तमान समाज की कई बुराइयां कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति व्यवस्था, लिंग भेद आदि का अभाव है। मतलब कि ये वर्ग में भी बटा है, वर्ण में भी बटा है, बहुत सारे प्रजाति के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ छुआछूत, जाति भेद, लिंग भेद नहीं है। आज बताइए ये सब होने के बाद कितना भेदभाव होता है, ठीक है। इस रूप में हड़प्पाई समाज वर्तमान समाज की सापेक्ष समता मूलक समाज के आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो ये आपका निष्कर्ष है। चलिए अब हम देख लेते हैं, अभी पहले हमने राजनीतिक जीवन देखा, फिर सामाजिक जीवन देखा, अब हम देख लेते हैं आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये अपने अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या करते थे। देखिए अगर हमें किसी भी समाज का या किसी भी सभ्यता का आर्थिक पक्ष देखना हो, तो हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहले कृषि, तो क्या पुराना समाज है तो कृषि तो होगा, अब कृषि के लिए पशुपालन चाहिए। अब
कृषि से जो उपज मिलेंगे उससे उद्योग एवं शिल्प लगा दो। अब अगर उद्योग एवं शिल्प बहुत ज्यादा हो गए तो आप उसका व्यापार एवं वाणिज्य कर दो, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार कर दो। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार से आयात निर्यात होगा। अब आयात निर्यात करने के लिए यातायात के साधन चाहिए, और अगर आपको बाह्य व्यापार करना है तो बंदरगाह की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप जब कोई वस्तु भेजेंगे तो नाप तौल के भेजेंगे, ठीक है। अब उससे आपको मुद्रा मिलेगी, अब मुद्रा से आप नगर घर बनवाइए, नगर का विकास करिए। तो इन मुद्दों, इन पॉइंट के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि, ठीक है। तो अगर हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में कृषि की बात करें तो आप सीधा सा समझ सकते हैं कि नॉर्मल आपने जितना भी मैंने आपको ज्ञान बताया है, तो इससे आपको समझ में आता है कि कृषि उन्नत अवस्था में है। पूछोगे क्यों, तो उसका दो कारण। पहला कारण है कि आपको मालूम है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है ये सब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं। और जो सिंधु नदियों के किनारे होंगे तो नदियों के किनारे की भूमि उपजाऊ होती है, तो वहां पे कृषि आपकी उन्नत अवस्था में होगी। पहला कारण। दूसरा कारण है कि आपको लगभग हर शहर में अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब है कि यहाँ यहाँ पे अनाजों को स्टोर किया जाता था। अब यहाँ पे अनाजों को क्यों स्टोर किया जाता था, आगे साल के लिए, कि कहीं अकाल भूकंप ये सारी स्थिति आ जाए तो हम अनाज को स्टोर करके रख सकें। अब आप ये बताओ, जब आपका कृषि अधिशेष होगा तभी तो आप अनाज को स्टोर कर पाओगे। तो इन दो कारणों से समझ में आता है कि भैया कृषि उन्नत अवस्था में रही होगी। हालांकि मैं भी पढ़ता हूँ आगे, तो देखिए ये क्या बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी, अतः यहाँ की कृषि विकसित अवस्था में थी। अब बताता है कि कृषि अधिशेष को अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था, और यह भी कृषि के विकसित होने का प्रमाण है। तो एक कारण ये बता दिया कि अन्नागार है तो विकसित विकसित है। दूसरा है कि अन्नागार के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ये बताता है कि भाई कृषि अब उन्नत अवस्था, तो कृषि के लिए आप कृषि उपकरण यूज करेंगे ना। तो यहाँ बताता है कि कृषि कार्य के लिए पत्थरों, तांबू, कांसो और कांसो जैसे उपकरणों का उपयोग होता था। मतलब कि यहाँ पे कटाई के लिए हंसिया जैसे यूज हुई या हल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे की बात की तो अब ये साक्ष्य देता है कि भाई जैसे कि खेत उन्नत अवस्था तो बताता है खेतों की जुताई प्रायः हल से की जाती थी। मतलब खेतों की जुताई हल से की जाती, ये कैसे आपको पता चला, तो यह बताता है कि कालीबंगा से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं, और बनावली से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले। तो इससे समझ में आता है कि जुता हुआ खेत कालीबंगा में मिला और बनावली से हल मिला, तो इसका मतलब हाल ही से तो खेत जोतेंगे ना, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है। दूसरा बोलता है कि अब उन्नत अवस्था में है, तो यहाँ बोलता है कि सिंचाई के लिए बांध का निर्माण, और आपने वो मोहनजोदड़ो वाली मूवी देखी होगी तो उसमें भी बांध टूटने से पतन दिखाता है ना। तो यहाँ बताता है कि सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताता है कि मोहनजोदड़ो में निर्मित बांध सबसे विशाल बांध था, जो कि आप मूवी में भी देखे होंगे। उसके अलावा ये कहता है कि मोहनजोदड़ो के घरों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि एक बांध भी था और साथ में कुएं भी थे, तो बता रहा है कि कुएं का उपयोग, कुएं से जो पानी उसका भी उपयोग करके कृषि भी की जा सकती है, और बांध है तो बांध का उपयोग भी करके कृषि है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि बांध तो जरूर था, लेकिन यहाँ ना हमें नहर से सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिली। मतलब नहर बना करके सिंचाई नहीं किया, कि वो बांध का पानी नहरों के माध्यम से नहीं पहुंचाया गया। बाढ़ का पानी ऐसे ही छोड़ा जा सकता हो तो वो बात अलग है, लेकिन नहरों के साक्ष्य में यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सामान्यतः फसल थी वो नवंबर में बोई जाती थी और अप्रैल में काट ली जाती थी। अब अगर नवंबर में आप बोगे अप्रैल में काटोगे, इसका मतलब है कि रबी का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ज्यादा फसल की खेती की जाती थी वो रबी के रूप में की जाती थी। अब रबी में जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो गेहूं है ना, गेहूं की 3 प्रजातियां मिली है। मतलब आप समझ रहे हैं कि गेहूं की, मतलब गेहूं भी ये प्रारंभिक स्तर की गेहूं की प्रजाति नहीं है। यहाँ प्रजातियों में मतलब कि संकर प्रजाति आ रही है, हाइब्रिड प्रजाति आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो 3 प्रजातियों को एक प्रजाति नहीं मिली। मतलब जब गेहूं हुआ ना, तो जैसे गेहूं हुआ तो गेहूं के जब जीन में म्यूटेशन होता है तब प्रजातियां निर्मित होती हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि गेहूं की 3 प्रजातियां मिली है, जौ की 2 प्रजातियां मिली। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मटर, राई, तिल, सना, सरसों, तरबूज, खरबूज आदि की खेती भी पाई जाती थी। मतलब जो आज है वो लगभग पुरानी, लेकिन दाल जो हम प्रोटीन लेते हैं, और ईख ईख मतलब गन्ना, इसके साक्ष्य नहीं।
मतलब कि अनुमान ये है कि जो इन लोग मिठास के रूप में गन्ना का यूज करते नहीं थे, तो शहद का यूज किया करते थे ये। ठीक है। और दाल के साक्ष्य इनको नहीं मिला, तो दाल प्रोटीन नहीं मिलती, तो शिकार कर लेना, मांसाहारी है, ठीक, खा लेते रहेंगे। ठीक। तो ये थे आपके। अगर आगे बोलूं तो ये बताते हैं कि चावल की खेती, अब चावल की खेती भी होती है, तो चावल की खेती आपके गुजरात और संभवतः राजस्थान में होती थी। और इसके अगर साक्ष्य की बात करें तो लोथल और रंगपुर, लोथल ये दोनों गुजरात में, लोथल भी और रंगपुर से मृण मूर्ति में धान की भूसी लिपटी मिली है। मतलब कि लोथल, अब क्या कैसे पता चलता है कि भाई चावल की खेती होती है, तो लोथल और रंगपुर में जो आपकी मिट्टी की मूर्तियां मिली है, वो ना धान की भूसी से लिपटी हुई, था धान की भूसी से लिपटी हुई का मतलब है कि धान हुआ होगा तभी तो उससे भूसी से लिपटी है। तो समझ में आता है कि चावल की खेती भी होती। ठीक है। तो ये आपका लोथल और रंगपुर में चावल की, तो आप ऐसे याद रखते हैं कि लो रंग लो चावल, ठीक है, लो रंग लो चावल, तो लो से लोथल, रंग से रंगपुर और चावल से चावल। ठीक है। उसके बाद बताता है कि रागी की फसल उत्तर भारत के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुई। तो देखें, दाल भी नहीं मिला, ईख भी नहीं मिला और रागी भी नहीं मिला। उसके बाद बताता है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, तो मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये तक माना जाता है कि सॉरी, कि कपास के उत्पादन का श्रेय ही हड़प्पा सभ्यता को दिया जाता है। तो कपास, अब कपास क्या करेगा, ये ना आपके उद्योगों, जो शिल्प उद्योग है ना, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, क्योंकि कपास का उपयोग तो खाने में यूज नहीं कर सकते, तो इसका कपड़ा बना लेंगे इसको, चलिए, ठीक। तो ये थे दोस्तों आपके कृषि की, ये कृषि, ये आपका पूरा कृषि की उन्नत अवस्था के आपके साक्ष्य और विवरण। चलिए, तो कृषि के बाद जो हमारा दूसरा आर्थिक जीवन में पॉइंट है वो है पशुपालन। अब देखो, जहाँ कृषि विकसित होगी वहां पशुपालन भी विकसित होगा ही होगा। कैसे? अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पशुपालन विकसित था? तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का भी महत्व। कैसे बोलो? तो आप बोलते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में ना कई सारी मोहरें मिली हैं, और उन मोहरों में ये लिखा है कुबड़ वाले सांड। कुबड़, ये देखिए, ये इसका कुबड़ निकला हुआ है, ये ऊपर कुबड़ निकला हुआ है, और ये हद, ये दो बैल सींग है, तो समझ में आता है कि ये आपका कुबड़ वाला सांड है। तो मुख्यतः कुबड़ वाले सांड और बिना कुबड़ वाले भैंस, कुबड़ वाला भी है और बिना कुबड़ वाला, उसके अलावा भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, खच्चर, सुअर आदि पशुओं को पालतू बनाया जाता था। इसके साथ हमें मोहरों और मोहरों और मूर्तियों, मतलब कई सारी पशुओं की मूर्ति भी मिली है। यहाँ से हमको पता चलता था कि पशुपालन का महत्व था। उसके बाद ये कहता है कि गुजरात के लोग हाथी पालते थे। अब भाई गुजरात के लोग हाथी पालते थे, ये कैसे आप कह रहे हो? तो ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि लोथल है गुजरात में, तो लोथल में हाथी दांत का एक स्केल मिला है। अब स्केल से आप मापेंगे, लंबाई नापेंगे वस्तुओं की, है ना? तो यहाँ समझ में आता है कि जब गुजरात के लोग हाथी पालते थे, तो तभी वहां से आपको हाथी दांत का स्केल मिलेगा। उसके बाद ये बोलता है कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां और राणा गुंडई से घोड़े के दांत, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि व मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना ऊंट और घोड़े के साक्ष्य उतने नहीं मिले हैं जितने यहाँ पे ना अवशेष मिले हैं, मतलब अस्थियां मिली है, लेकिन मृण मूर्तियां नहीं मिली है। उसके बाद भी ना घोड़े और ऊंट के ना आपको मोहरों में प्रतीक नहीं मिलेंगे। तो ये कहते हैं कि ये बहुत सीमित थे। तो अंततः अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो घोड़ा घोड़ा, शेर और बाघ को पालतू नहीं बनाए, ये जरूर थे। जैसे घोड़ा है, ऊंट है, ये मरेगा, दफन होगा तो अस्थियां मिलेंगी, लेकिन इन्हें पालतू नहीं बनाया जाता। अगर पालतू बनाया जाता है तो इनके प्रतीक, इनके चिन्ह हमें मोहरों, मृण मूर्तियां जरूर इनकी मिलती। तो ये कहता है, उस हिसाब से ये कहता है कि घोड़े, शेर और बाघ ये पालतू नहीं थे, हालांकि शेर और बाघ तो आज भी पालतू नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बात करता है, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है शिल्प और उद्योग। तो अगर हम शिल्प और उद्योग की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और उद्योग विकसित अवस्था में थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया शिल्प और उद्योग क्यों विकसित अवस्था में होंगे, क्योंकि यहाँ पे कपास है। ठीक है। और उसमें बताता है कि शिल्प उद्योग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग था, मतलब कपड़ा का उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? उसके अलावा सूती और ऊनी वस्त्र का भी प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब इस ये कहता है कि ठीक है भैया, आपने वस्त्र उद्योग को तो बता दिया कि कपास मिला, सूती ऊनी वस्त्र है, तो समझ में आता है कि वस्त्र उद्योग आपका विकसित अवस्था में।
उसके अलावा भी कोई उद्योग थे? तो हाँ, उसके अलावा भी उद्योग थे। कौन कौन से? यहाँ बताता है कि जैसे अब हम कई सारी मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मतलब मिट्टी का भी उद्योग रहा होगा। और उसके अलावा पत्थर के कई सारे आपके वस्तुएं मिली, तो पत्थर उद्योग भी रहा होगा। कि तो यहाँ पे बताता है कि शिल्प उद्योग में, और देखिए, शंख, शंख मतलब क्या है? समुद्र, समुद्र से निकलता है शंख से मोतियां, तो इसका भी समुद्री वस्तु का भी आपका उद्योग में रहा होगा महत्व। तो ये बताता है कि शिल्प उद्योग में शंख, सीप, हाथी दांत, गोमेद, फिरोजा, सेल खड़ी, मिट्टी, धातु, प्रस्तर की वस्तुएं बनाई जाती थी। मतलब मिट्टी की भी वस्तुएं बनाई जाती थी, पत्थर की भी वस्तुएं बनाई जाती थी, धातु की भी वस्तुएं बनाई जाती थी, और जो समुद्र से आपका सीप, शंख, मोतियां मिल रही उसकी भी वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है ना? इन इनसे न केवल बर्तन, मृद भांड, बल्कि मनके और मोहरे भी बनाए बनाए जाते थे। मतलब कि बर्तन और मृद भांड तो ठीक है बनाए जाते, उसके बाद मन के आभूषण में यूज होता, और मोहरे जो कि आपके उद्योग के क्षेत्र में यूज होता था, इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो इनके लिए ये आपके शिल्प। अब जैसे शिल्प उद्योग में आपने कई सारे वस्तुएं बना दी, उत्पादन कर दिया, कब वस्त्र उद्योग आपको उन्नत होता है, तो भाई अब आप उसको बेचोगे भी ना कहीं, तो उसके लिए आ जाता है आपका व्यापार एवं वाणिज्य। अब अगर व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें, तो आपको मालूम कि हड़प्पा सभ्यता का आधार ही व्यापार एवं वाणिज्य, और यहाँ पे ना आंतरिक व्यापार, सिर्फ आंतरिक व्यापार नहीं होता, बाह्य व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये क्या बोलता है कि आंतरिक व्यापार हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों एवं जैसे राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि के मध्य होता था। जबकि ये आंतरिक व्यापार, आप बता दी कि भवन अब फैला ही आपको महाराष्ट्र तक में, दायमाबाद दक्षिणतम स्थित है, तो महाराष्ट्र आप ले लो, कर्नाटक तक हो गया, मतलब निर्यात हो जाता था, साक्ष्य नगर तो नहीं मिले लेकिन निर्यात हो जाता। उसके अलावा जो बाह्य व्यापार है ना, बाह्य व्यापार अब इसके समकालीन जो सभ्यता होगी उसी के साथ होगा। तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, जैसे आपका बहरीन हो गया, आपका वहां पे यूएई हो गया, तो ये आपका जो भी है कुवैत जैसी, इन सब देशों के साथ आपका वाह व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब वह व्यापार का साक्ष्य आपको कहाँ? मेसोपोटामिया। अब आप बोलोगे कि भाई वाह व्यापार का साक्ष्य मेसोपोटामिया, मिस्र, आपके अफगानिस्तान में मिले, तो आपको कैसे मिले? तो भैया, अब मैं बोलूंगा कि मेसोपोटामिया, मिस्र, यहाँ की जो मुद्राएं हैं, जो मोहरे हैं ना, वो हड़प्पा सभ्यता में मिली है, इससे पता चलता है। और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की भी जो मोहरे और मुद्राएं हैं और मनके हैं, वो भी आपको मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, फारस की खाड़ी में मिली। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बाह्य व्यापार था। ठीक है? तो ये आगे बोलता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी बाह्य व्यापार की पुष्टि होती। उदाहरण के रूप में हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया तथा फारस की प्राप्त खाड़ी से प्राप्त हुई है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मोहर, और लोथल से फारस की खाड़ी की एक छोटी बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जो कि आपकी बाह्य व्यापार की पुष्टि करती है। उसके बाद बोलता है कि मेसोपोटामिया स्थित अक्काड़ के प्रसिद्ध सम्राट सारगोन के अभिलेख से भी बाह्य व्यापार की पुष्टि होती है। इस अभिलेख में उल्लेखित, अब इसे इसमें क्या बताएगा, तो इस अभिलेख में उल्लेखित है कि मेसोपोटामिया का जो बाह्य व्यापार है, मेसोपोटामिया का व्यापार, ये दिलवन जो कि आज के बहरीन है, माकन जो कि मकरान तट बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, और मेहुला, मेहुला क्या है? मेहुला हड़प मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का यूज किया गया है। तो मेहुला हड़प्पा सभ्यता से होता था, मतलब कि हमारे यहाँ भी तो मोहरे मिली उसके साथ। उसके बाद है अक्काड़ के जो प्रसिद्ध सम्राट है सारगोन, वहां के अभिलेखों से भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया का जो व्यापार था वो बताता है कि दिलबन, बहरीन, माकन या मकरान बलूचिस्तान और मेहुला हड़प्पा सभ्यता से होता था। मतलब कि हमारे यहाँ भी साक्ष्य है पर्याप्त बाह्य व्यापार के, और मेसोपोटामिया में भी बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिले, वहां पे तो इवन एक अभिलेख ही प्राप्त हुआ है सारगोन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे बोलता है कि बाह्य व्यापार में ये लिखा है रोज नामचे, मतलब रोजमर्रा, रोजमर्रा की वस्तुएं बाह्य व्यापार के लिए यूज नहीं होती थी। ये बताता है बाह्य व्यापार में क्या, समृद्ध लोगों की विलासिता संबंधी वस्तुओं का शामिल था। मतलब बाह्य व्यापार में जो विलासिता की वस्तुएं, जैसे मन के आभूषण, ये जो होते हैं ना, मोतिया माला, ये सब का आपका जो सजावटी वस्तु, इन सब का व्यापार, रोजमर्रा वाली आपका वस्तुओं का बाह्य व्यापार नहीं होता था। उसके बाद बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्तर से मेसोपोटामिया की
वस्तुओं का न पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि मेसोपोटामिया से मुख्यतः कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े का आयात किया जाता। चूंकि ये वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं, मतलब कि आप ये समझिए कि वहां से हम क्या क्या मंगा रहे हैं। कुछ कपड़े आ जाते तो ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े इनका आयात करते थे, और इनके साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं। अगर क्योंकि ये क्या है, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। और अतः ये वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई, कि अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इनका आयात किया जाता रहा हो। अब अगर एक बार हम आयात और निर्यात की वस्तुओं पर अगर हम आपका नजर डालें, तो हम आयात वाली अगर देखें, निर्यात निर्यात का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तुएं भेजी जाती थी दूसरे देशों में, तो हाथी दांत, सीप की वस्तुएं, मोती, अनाज, कपास और मयूर मतलब मोर, इन सब का निर्यात होता था, मतलब दूसरे देश भेजी जाती थी। अब अगर हम देखें कि वहां से आयात क्या होता था, तो ये बताता है कि अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, टिन, सीसा और फिरोजा इन सब का आयात किया जाता। उसके बाद है अफगानिस्तान का एक शहर था बदख्शा। यहाँ पे एक पत्थर पाया जाता था, एक मणि जिसको हम बोलते हैं लाजवर्द मणि। ये आपको ये इमेज में आपको ये पत्थर सी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि का आपका आयात किया जाता था। उसके बाद है आपके राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी खान से तांबा और अलवार का, और आपके कर्नाटक के मैसूर जिले के हट्टी खान से सोने का आयात किया जाता है। तो ये थी आपकी आयात और निर्यात की कुछ वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। अगले अगर आर्थिक जीवन के बारे में देखें, तो भाई आयात कर रहे हैं, आयात निर्यात के लिए भाई यातायात के साधन चाहिए ना। बाहर निर्यात करोगे तो आपको बंदरगाह चाहिए, तभी ना वहां से वस्तुओं को बाहर भेजोगे। तो ये बताता है कि वाणिज्य व्यापार जो है वो स्थल के साथ साथ जल मार्ग दोनों मार्गों से किया जाता था। मतलब जल से, मतलब कि मतलब कि नदी के, समुद्र के रास्ते भी व्यापार होता था और जमीन के रास्ते भी व्यापार होता था। अगर हम आंतरिक व्यापार में देखें, तो आंतरिक व्यापार में मुख्यतः इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, जबकि मतलब आंतरिक व्यापार जो होगा, मतलब कि चाहे महाराष्ट्र से करो, कर्नाटक से करो, गुजरात से करो, राजस्थान से करो, तो इससे जब आप व्यापार करोगे तो वो आप आंतरिक व्यापार माना जाएगा। तो वो किससे किया जाता था? इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी से। और जो बाह्य व्यापार है, अब आपको मेसोपोटामिया मिस्र जाना है, तो उसके लिए आपको समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा, तो नावों का प्रयोग बाह्य व्यापार में किया जाता था। अब अगर हम आगे देखें, तो ये बोलता है कि हड़प्पा और चहुंदड़ों से, अब साक्ष्य बता रहा है कि हड़प्पा और चहुंदड़ों से कांसे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो ये देखिए आपको ना, ये दिख भी रहा होगा, ये एक खिलौना मिला है, ये इक्का गाड़ी का एक खिलौना है। तो ये बता रहा है कि उसके अलावा लोथल से पक्की मिट्टी के नाव मिले। अब देखिए लोथल क्या है, गुजरात के पास ये बंदरगाह शहर है लोथल। तो समझ में आ रहा है कि लोथल से नाव मिला है, मतलब लोथल के ही रास्ते भाव व्यापार होता था। और मोहनजोदड़ो से मोहरों में अंकित एक नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये थे आपके यातायात के साधन और बंदरगाह के साक्ष्य। उसके अलावा अगर हम बाह्य व्यापार में और बंदरगाह में देखते, तो बाह्य व्यापार में बंदरगाहों का प्रमुख स्थान था। अब कौन कौन से बंदरगाह हैं जो पूछे जा सकते हैं, आपके बाह्य व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो वो बता रहा है कि गुजरात में स्थित लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, ये थे तीन गुजरात के, लोथल, रंगपुर और प्रभास पाटन, ये गुजरात में थे। उसके बाद बलूचिस्तान में थे, जैसे सुतकांगडोर, फिर सुतकाको, बालाकोट, अल्लादीनो, ये प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि बलूचिस्तान के थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बंदरगाह शहर है। गुजरात के लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, बलूचिस्तान का सुतकांगडो, सुतकाको, बालाकोट और अल्लादीनो। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह वो लोथल था, और लोथल एक ज्वारी बंदरगाह है जो कि आज भी गुजरात का। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके बाह्य व्यापार, मतलब यातायात के साधन और बंदरगाह। अगला हम आर्थिक जीवन के बारे में देखें, तो वो है आपका माप तौल के पैमाने। अब भैया आप बाह्य व्यापार करोगे तो मापोगे तौलोगे, उस हिसाब से उसकी कीमत निर्धारित होगी, अब आप भेजोगे। तो ये बताता है कि मापने तौलने को लेकर कि वाणिज्य व्यापार में माप तौल के पैमाने में सीप का वाट उपयोग किया जाए। वाट, अब वजन करने के लिए आपको वाट चाहिए, तो वाट अब लोहे का तो हो नहीं, लोहे तो है नहीं यहाँ पे, लोहा आपको वैदिक काल से मिलेगा। तो यहाँ पे सीप का वाट यूज किया जाता था। और मापोगे किससे? तो मापने के लिए हाथी दांत की स्केल, जो कि लोथल में मिली, मैंने आपको बताया। तो मापने के लिए हाथी दांत का स्केल हो गया, और वजन करने के लिए आपका सीप का वाट मिला है। उसके बाद बोलता है कि मोहनजोदड़ो से जो सीप का बाट और लोथल से हाथी दांत की स्केल प्राप्त हुई। और ये कहता है कि गणना मुख्यतः 16 की संख्या उसके गुणक के रूप में प्रयोग, जैसे आज नहीं, आप देखते हो कि दर्जन केला ले लो, दर्जन, एक दर्जन जिसमें 12 आते हैं, तो उस समय जो गणना होती थी वो 16 के गुणांक में होती, 16 दूनी 32 दूना 48। तो ये इस आधार पे गणना की जाती थी।
चलिए अब आगे मुद्रा की बात करें तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कोई मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार एवं वाणिज्य है, वो वस्तु मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था, कि हम वस्तुएं मेसोपोटामिया पहुंचा देते तो उसके बदले में भी वो हमें वस्तुएं दे देते थे। रुपए नोट टाइप का ऐसी कोई वहां पे कोई करेंसी नहीं मिली थी, ओके। हालांकि इस सभ्यता में हमें अत्यधिक संख्या में मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अतिरिक्त छोटे स्तर पर मोहरों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। मतलब अगर मुख्यतः बोले तो मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली आपका बार्टर सिस्टम चलता है, तो कि आप हमको वस्तु दे दो, हम आपको वस्तु दे। लेकिन मोहरे जब बहुत अधिक संख्या मिल गई तो हो सकता है कि छोटे स्तर पर मोहरों का उपयोग शायद लेन देन में किया जाता रहा होगा। ये थी आपकी मुद्रा। अब आगे नगरीकरण देखें तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका आयात निर्यात या जो भी व्यापार बाह्य व्यापार किया जाता था वो भारत के पक्ष में था। वो कैसे आप बोल सकते हो कि भाई कि जो हमारा बाह्य व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, मतलब कि उस व्यापार में भारत को फायदा था। क्यों भारत मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को फायदा था। तो मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि जब आप भाव व्यापार करते हैं और भाव व्यापार से जब आपको लाभ होता है तो उस लाभ का प्रयोग आप नगर को डेवलप करने के लिए करते हैं, ताकि आपका व्यापार एवं वाणिज्य और बढ़े। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो उस समय का व्यापार था वो भारत के मतलब सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में रहा हुआ। तो नगरीकरण की बात करें तो ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में थी। यही कारण है कि इस अवस्था के अंतर्गत कई नगर का विकास हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा जैसे नगरों का विकास हुआ। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, इस प्रकार भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता का प्रमुख आधार इसकी आर्थिक संपन्नता थी, जबकि आर्थिक संपन्नता का जो आधार था वो उन्नत कृषि, पशुपालन और विकसित वाणिज्य व्यवस्था थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आज देखिए तो आज जो हमारी स्थिति है वो हमारा जो व्यापार है उद्योग सेक्टर वो उतना नहीं है, सर्विस सेक्टर है और कृषि व्यवस्था है जो कि उन्नत अवस्था में है। हालांकि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो उतना उन्नत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता देखिए, ये आज से भी डेवलप, मतलब आज जो हमारी स्थिति है इंडिया की डेवलपमेंट भी, इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट था हड़प्पा सभ्यता में। कैसे? क्योंकि वहाँ कृषि व्यवस्था तो आपकी उन्नत अवस्था में थी, साथ में आपका वाणिज्य एवं व्यापार भी उन्नत अवस्था में, मतलब प्राइमरी सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा था, सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा था। आप समझ रहे हैं ना। इस आधार पे कहा जा सकता है कि ये बहुत विकसित अर्थव्यवस्था रही होगी। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका आर्थिक जीवन जो हमने देखा। अब हम देख लेते हैं, पहले मैंने आपको राजनीतिक जीवन बताया, उसके बाद सामाजिक जीवन बताया, फिर मैं आपको आर्थिक जीवन बताया, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा धार्मिक जीवन। तो ये आपका जो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा धार्मिक जीवन की बात कर लो। तो देखिए, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि देखिए, चूंकि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक तत्व मौजूद थे, ठीक है, धार्मिक तत्व मौजूद, ठीक है, क्योंकि मैं आपको धार्मिक तत्व के साक्ष्य बताऊं, ठीक है। लेकिन धार्मिक तत्व वर्चस्व नहीं था, डोमिनेंट नहीं था। कैसे डोमिनेंट नहीं था? इस आधार पे डोमिनेट नहीं था कि पहला तो मैंने आपको बताया कि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जब मंदिरों के साक्ष्य मिलते मतलब कि मंदिरें हर जगह नहीं थी, देवताओं का प्रचलन कम, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये एक भौतिकवादी सभ्यता है। कैसे बोले आप भौतिकवादी सभ्यता है? मैं इस आधार पे बोल सकता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता भौतिकवादी सभ्यता है, क्योंकि अगर ये धर्म आधारित सभ्यता होती तो दीवारों में, खिड़कियों में, मृदभांडों में, मोहरों में कहीं ना कहीं धर्म का प्रतीक चिन्ह दिखाई देता। लेकिन न किसी मृद भांडों में कोई, आज देखिए ना, आप गाड़ी खरीदते हैं वहां स्वस्तिक बनाते हैं, कोई धर्म का प्रतीक बनाते हैं। न किसी वस्तु में, न मृद भांडों में, मोहरों में एक आध जगह हो तो बात अलग है, उसके अलावा न दीवारों में कहीं फोटो, ना कोई चित्र। तो इससे समझ में आता है कि ये हड़प्पा सभ्यता एक भौतिकवादी सभ्यता थी। धर्म के तत्व मौजूद थे, धर्म के तत्व मौजूद थे, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं थे, प्रभावशाली नहीं थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। तो चलिए देखते हैं। तो ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, मतलब वही भौतिकवादी सभ्यता, जिसमें यद्यपि धर्म के तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता धर्म को निम्न बिंदुओं के आधार के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं क्या क्या किस आधार पर। तो देखिए, अब देखिए, धार्मिक जीवन के बारे में भी विद्वान अपना अनुमान ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उतना पुख्ता साक्ष्य मिला नहीं। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं
कुछ विद्वान कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि एल बासम और स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वानों ने तो यहाँ बता दिया कि जो उसका राजनीति जो पुरोहित के का शासन था, तो उस जैसे जो विद्वान है वो फिर धार्मिक जीवन को भी बताते हैं कि वर्चस्वशाली है। तो ये क्या करते हैं उन तरह के विद्वान कि यद्यपि कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के जो टीले मिले हैं ना, उन टीलों की तुलना मेसोपोटामिया के जिगुरत से की। जिगुरत क्या होता है, वहां की जो मंदिरें होती हैं ये इस तरह की होती थी कि जैसे चबूतरा बन गया, यहाँ से सीढ़ी बनी होती थी और यहाँ पे लोग जाते थे और यहाँ पे मुख्य देवता होते थे, पूजा करते थे, मतलब मंदिर टाइप का, ठीक है ना। तो जो यहाँ की हड़प्पा सभ्यता में जो टीले मिले, अब इनको ये नहीं मालूम कि भैया ये जो टीले हैं ये यहाँ की जो नगर का अवशेष है, जो बिल्डिंग गिरा उसके अवशेष है, लेकिन नहीं, उन्होंने ये बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता के टीले हैं ना, वो उनकी तुलना कर दी मेसोपोटामिया के जिगुरत से कर दी और इन टीलों को मंदिर माना। किंतु कुछ अधिकांश जो विद्वान हैं उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिले और ये वैज्ञानिक अध्ययन से भी सिद्ध हो चुका है, ठीक। उसके बाद तो ये आपका एक हो गई विशेषता। दूसरी विशेषता देखो तो सीधा से समझ में आ रहा है कि मंदिर नहीं मिला है, धर्म के तत्व मौजूद है। धर्म के तत्व अभी हम देखेंगे किस तरह धर्म के तत्व मौजूद, लेकिन मंदिर नहीं मिला है कि मतलब वर्चस्वशाली धर्म नहीं। अगली विशेषता की बात करें धार्मिक, तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा प्रचलित थी। इसका मतलब है ये प्रकृति पूजा की ओर बता रहा है, जो प्रकृति में उपस्थित है उसकी पूजा, जैसे जल पूजा प्रचलित। अब ये आप कैसे कह सकते हो, ये ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमें ना मोहनजोदड़ो से बृहस स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं जिसमें स्नान करने का महत्व था, मतलब वो एक सार्वजनिक स्नानागार है, जो कि ऐसा कहा जाता था कि धार्मिक उपलक्ष्य में वहां पे स्नान किया जाता है। ये बृहद स्नानागार है, पूरे मोहनजोदड़ो शहर का एक स्नानागार है जिसका धार्मिक महत्व था। तो एक तरह से हम ये जल पूजा का महत्व मान सकते हैं। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि इस सभ्यता में मात्र देवी की पूजा प्रचलित है। अब मात्र देवी की, फिर अब सीधी सी बात है ना, मैंने आपको सामाजिक विशेषता बताया कि ये भाई मात्र सत्तात्मक समाज है, स्त्रीमंड मूर्तियों की संख्या बहुत ज्यादा मिली है, तो उस हिसाब से समझ में आता है कि भैया मात्र देवी मतलब महिलाओं की को देवी के रूप में पूजा जाता था। और ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनेक स्त्रीमंड मूर्तियां प्राप्त हुई। इस प्रकार ना महिलाओं की या स्त्रीमंड मूर्तियों से ये तो हमें पता ही चलता है कि मात्र देवी की पूजा होती थी, साथ में ये भी पता चलता है कि मूर्ति होने से मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य था। मतलब ये प्राचीन मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है जो कि हड़प्पा सभ्यता से हमें मिल रहा है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की भी पूजा होती थी और मूर्ति पूजा भी होती। चलिए आगे अगर हम विशेषता की बात करें, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी पूजा के भी साक्ष्य मिले, मतलब जमीन पृथ्वी की भी पूजा के साक्ष्य मिले। ये कैसे पता चलता है, तो भैया हड़प्पा से ना एक मोहर मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा प्रस्फुट अ, होता दिखाया गया, मतलब एक एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलते हुए दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी पूजा मतलब उर्वरकता की देवी माना गया, मतलब वो उर्वरकता की देवी है। इसका मतलब है कि वहां पे पृथ्वी पूजा के एक तरह के साक्ष्य मिले। ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा भी प्रचलित हुई। आप कहते हो कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा कैसे मिला, तो हमें ना मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली हुई। तो देखिए ये है मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली हुई है जो कि आधी यहाँ से टूटी हुई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे इस मुहर में आप देखेंगे कि यहाँ पे ना बीच में ना शिव की मूर्ति बनी हुई है और ये इसको पशुपति शिव इसलिए कहा गया कि ये शिव की मूर्ति चारों तरफ पशुओं से घिरी हुई। जैसे ये देखिए ये हाथी हो गया, ये हाथी है, ये गेंडा है, ये एक दूसरा बैल बना है, यहाँ पे देखिए दो हिरण बने हुए, मतलब ये एक शिव है जो चारों तरफ से पशुओं से घिरे हुए हैं, इसलिए इन्हें पशुपति शिव की मूर्ति मुहर बता दी गई है। तो इससे हमें हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा भी प्रचलित थी, जो कि इसके साक्ष्य के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में पशुपति शिव का अंकन है। इसके बाद ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा भी प्रचलित थी। पशु पूजा प्रचलित थी, इसके दो मुहर ये लगाई हुई है कि देखिए यहाँ पे एक श्रृंगी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक श्रृंगी जानवर है, ठीक है ना। तो एक श्रृंगी जानवर जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा था, उसके अलावा ये आपको कुबड़ वाला सांड में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कई मुहरों में इसकी
मतलब कि इसकी बहुत सारी मोहरों में इसका अंकन है। तो इस आधार पे हमको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा के का भी प्रचलन था, और एक सिंगी पशु, ये हो गया आपका एक सिंगी पशु, और कुबड़ वाली सांड का अंकन मोहरों से प्राप्त होता है। चलिए आगे विशेषता देखें। अगली विशेषता बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा और योनि पूजा का भी प्रचलन था। मतलब लिंग पूजा, जैसे शिवलिंग होता है, तो उस प्रकार की, और योनि पूजा का भी प्रचलन था। कि ये किस आधार पे बताते हैं? तो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ना कुछ ना चिकने पत्थर जो कि लिंग के रूप में प्राप्त हुए, तो उसके लिंग पूजा के साक्ष्य मिल जाते, और साथ ही कुछ छिद्र युक्त पत्थर, मतलब कुछ ऐसे पत्थर मिले जिसमें छेद है, तो उससे समझ में आता है कि योनि की भी पूजा की जाती है। तो शिवलिंग मतलब लिंग की भी पूजा की जाती थी, और योनि की भी पूजा, इन दोनों के साक्ष्य आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलेंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि पूजा भी प्रचलित, कैसे प्रचलित थी? क्योंकि कालीबंगा और लोथल में अग्नि वेदिका मतलब हवन कुंड टाइप की हवन कुंड मिली हुई है। इससे समझ में आता था कि यहाँ पे अग्नि पूजा भी प्रचलित है, अग्नि पूजा के भी साक्ष्य रहा हुआ। उसके अलावा यहाँ पे ना पेड़ों की भी पूजा की जाती, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ था, ये पीपल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण पेड़ था। मतलब कि वृक्ष पूजा के भी आपको यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे, जिसमें पीपल, नीम और बबूल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा देखें अगली धार्मिक विशेषता में, तो हड़प्पा सभ्यता में धर्म में प्रतीक पूजा की भी प्रतीक पूजा सिंबल के रूप में यूज करते हैं। अब उस समय कैसे मिला है? तो उसके आधार उस वो हमें सिंबल कौन सा, स्वास्तिक का चिन्ह आपको मिला है। जो स्वास्तिक का चिन्ह आज भी हम यूज करते हैं ना, वो स्वास्तिक का चिन्ह जो इस तरह बना होता है, वो स्वास्तिक का चिन्ह हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला था पहली बार। इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रतीकों की, चिन्हों की भी पूजा की जाती थी। उसके अलावा उसके अलावा अगर बात करें, तो देखिए जो आपका हड़प्पाई धर्म में आपके योग, ध्यान, दर्शन और चिंतन का भी महत्व था। मतलब सिर्फ आडंबर नहीं था कि अग्नि वेदिका मिली, हवन कुंड हवन किए जा रहे, नहीं नहीं, ये ध्यान, मतलब एक तरह से ज्ञान मार्गी वाली स्थिति बता। तो ये क्या कहता है कि हड़प्पाई सभ्यता में जो धर्म है ना, वहाँ योग, ध्यान, दर्शन और चिंतन का मतलब, ये कैसे पता चलता है? ये आपको मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में, ये देखिए मोहनजोदड़ो में एक योगी जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो देखिए ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, इनकी आधी आंखें बंद है। तो ये समझ में आता है कि ये जो पुरोहित है, ये जो योगी की मूर्ति है, ये ध्यान मुद्रा में, मतलब यहाँ पे ध्यान चिंतन का महत्व रहा होगा। उसके अलावा अगर हम धर्म की व्यवस्था की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो धर्म है, ये संभवतः देवदासी प्रथा के भी साक्ष्य मिले। देवदासी प्रथा क्या होती है? देखिए देवदासी प्रथा ऐसी होती है कि जब जब कोई माँ बाप होता है अपनी, मतलब कोई माँ बाप होता है, जब उसकी पुत्री पैदा होती है, तो वो अपनी पुत्री को मंदिरों में दान कर देता है, और वो फिर वो जो पुत्री होती है, वो पूरा आजीवन उस मंदिर का पूजा पाठ सेवा करती है, और फिर वो विवाह नहीं करती। तो इसे हम दासी प्रथा कहते हैं। ये आपको बाद में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म में दासी प्रथा का साक्ष्य मिला है, और इसके ये साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति के रूप में हम इसे देख सकते, समझ सकते हैं। तो उसके अलावा आपको अगली जो लास्ट आपकी धार्मिक विशेषता में ये है कि हड़प्पा धर्म में भूत प्रेत, भक्ति और पुनर्जन्म के साक्ष्य मिले। अब आप बोलोगे भूत प्रेत कैसे मिला? तो भैया भूत प्रेत ऐसे मिला क्योंकि हमें यहाँ तावीज के साक्ष्य मिले हुए हैं, तावीज मिला हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, तावीज तो भूत प्रेत बाधा होती है तभी कोई पहनता है। उसके अलावा भक्ति के साथ मैंने आपको योगी वाली मूर्ति बनाई। उसके अलावा पुनर्जन्म के साक्ष्य कैसे मिले? तो आपको मालूम है पुनर्जन्म में यहाँ पे ना महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, समाधान। उसके अलावा कई मालिकों को उनके कुत्तों के साथ दफनाया गया। तो ये समझ में आता है, इनको लगता था कि ये समझ में आता है कि ये समाधान प्रक्रिया ऐसे इसीलिए है क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि भैया इस जन्म में जिंदा रहते कुत्ता की उसको जरूरत थी, उसको पत्नी की जरूरत थी, या उसको किसी वस्तु की जरूरत है, तो उसके के साथ दफना दो ताकि उसको अगला जन्म मिले तो वो इस वस्तुओं का यूज कर सके। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि हम पुनर्जन्म के साक्ष्य। तो अगर हम निष्कर्ष में देखें तो हड़प्पा सभ्यता धर्म की विशेषताएं वर्तमान हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म की विशेषता है वो वर्तमान धर्म में भी दिखाई देती है। इस रूप में वर्तमान कालीन धर्म हड़प्पा कालीन धर्म से प्रेरणा ले रहा है। तो देखिए दोस्तों आज का जो लेक्चर था, इस लेक्चर में इसके बाद फिर आगे मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो आज के जो लेक्चर था इसमें मोटा हिसाब हमने जो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, जिसमें हमने राजनीतिक जीवन, उसके बाद हमने सामाजिक जीवन, फिर हमने आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन चार जीवन को डिटेल रूप से, इतना डिटेल आपको कभी कहीं और नहीं मिलेगा।
और इससे लगभग अगर क्वेश्चन कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछिए, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको देखिएगा अगर आप ये जो आपको अगर इसमें अगर आपको इसको आपको याद करना है, तो आपको जो मैंने रेड रेड ये पूरे बिंदु बना रखे हैं, आप सिर्फ इतना ही याद कर लीजिएगा, आपके इतना ही आपसे क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। तो आप रेड रेड वाला इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको ना मतलब नोट्स बनाने में और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करने में और याद करने में सहूलियत रहे। तो आप जो रेड रेड वाला जो बोल्डेड है रेड से, उसी बस को याद कर लीजिए। तो आपकी पूरी ये बहुत ये सीरीज में आपको बहुत डिटेल बताऊंगा, इतना डिटेल बताऊंगा कि एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाए, ठीक है। हालांकि इसके अलावा मैंने शॉर्ट और रिवीजन के लिए एक माइंड मैप वाली सीरीज अलग से हिस्ट्री चल रही है, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं और आपको डिटेल के रूप में खपाना। मैं आपको हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दिया है, ताकि आप हर संभव प्रयास करें अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा बताया आज आपको सब, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।